अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान हुमा, विल बी जॉइनिंग मी इन अ फ्यू सेकंड्स, इन अ फ्यू मिनट्स। लेकिन उससे पहले कुछ अहम बातें हैं जो सोचा मैं ही चूँकि आपके साथ मौजूद हूं तो कर लूँ। आपको पता है कि आजकल मुल्क में वैसे तो बेशतर मुल्क के इलाकों में ठीक ठाक ठंड पड़ रही है, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, लेकिन मुल्क की जो साहिली पट्टी है वहाँ पर दिसंबर ऑल्दो अब 9 तारीख हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ठंड का नामो निशान नहीं है। एंड आई वाज टॉकिंग टू अ एक्सपर्ट येस्टरडे और उन्होंने कहा कि हम ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की बड़ी लाइटली सी बात करते हैं ना, उसके ये सारे असरात हैं जो हमारी ज़मीन पर अब हमें वाज़े तौर पर नज़र आना शुरू हो गए हैं। मैंने कहा चलें, ये तो हमें पता है कि उसके असरात हैं, लेकिन इससे कैसे निपटा जा सकता है? इससे निपटने का सिर्फ एक हल है और वो हल ये है कि हम अपनी ज़मीन को, अपने इलाकों को साफ़ रखें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। अब अपने इर्द गिर्द आप खुद ही देख लें कि आपकी कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और बाय द वे, आजकल ये जो दिसंबर और जनवरी वाला सीज़न है, अगर एग्जिस्टिंग प्लांट्स के अंदर से प्लांट्स निकालने हो ना, प्रोपिगेट कराने हो, तो ये आइडियल मौसम समझा जाता है। तो हमने सोचा ये भी आपके साथ टिप शेयर कर दें कि जो ऑलरेडी प्लांट है जिसमें से तोड़ कर कलम लगाई जा सकती है, मट्टी में अगर दबा दें तो खुद ही से पौधा वहाँ से स्प्राउट हो जाता है, तो ये वो मौसम कंसिडर किया जाता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को बढ़ा सकते हैं, अपने माहौल को बचा सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माशाल्लाह दुनिया में हम टॉप कर रहे हैं। एक रेस है बिटवीन दिल्ली, कराची एंड लाहौर कि सबसे ज़्यादा आलूदा फ़ज़ा किस दिन किस शहर की होगी। सो वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स एंड आवर फ्यूचर जनरेशन। मुल्क में कोरोना की क्या सूरत हाल है? 60 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं 24 घंटों में। इसके अलावा इस बारे में कुछ कहना, मेरा ख्याल है इस कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता ही है क्या हालात हैं। 24 घंटों में 60 अमवात हुई हैं। 8 दिसंबर को मुल्क में कोरोना के 38,000 ऑलमोस्ट 98 टेस्ट किए गए और इन टेस्ट में कितने आए हैं? एक्टिव केसेस की तादाद आपको बता दें मजमूई तौर पर 45,000 आई है और 39 लोग वेंटिलेटर पर अभी मौजूद हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में। सो द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी वेरी गुड, इनफैक्ट नॉट गुड एट ऑल। सो कॉशियस रहिए, ख्याल रखिए। दिस वाज सर्टेनली हिस्ट्री में मैं जल्दी से अपने होने का आपको बता दूं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? किसने गोल किए, कितने, क्या हो रहा था? जनाब मेसी और रोनाल्डो जब एक दूसरे से उन्होंने सॉर्ट ऑफ हक किया और मिले ना मैच से पहले, तो फिर वो हिस्टोरिक मोमेंट बन जाता है। वो हिस्टोरिक रोनाल्डो की टीम ने भी 3 गोल किए। ये बाय द वे बहुत बड़ा मैच होना था, कल हमने इसका जिक्र भी किया था और गोली उन्होंने किए तो क्या ही बात होगी। मोर ऑन दैट आई थिंक लेटर ऑन द शो। इंडीड, मोर ऑन दैट लेटर। लेकिन सुना जी, ताज़ा तरीन कुछ वज़ीर आज़म साहब ने हमारे ट्वीट्स किए हैं। अच्छा? तो वो ज़रा मैं भी देख लूँ, निकाल लूँ और आप भी सामने। I have been sent more pictures this time from around Skardu after my last tweet with pics from GB और कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। प्लीज़ आप देखें कि ये वज़ीर आज़म ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म के चुन के तस्वीरें लगाई हैं। बट आई वांट टू नो कि ये किसने खींची हैं तस्वीरें, और खान साहब से हम कहेंगे कि क्रेडिट ज़रूर दें। ये तस्वीरें आई कहाँ से है ना? बिल्कुल आनी चाहिए। 44 मिनट पर सुबह सुबह ही वैसे आंखों को ठंडक पहुंचाती है ना ये इस किस्म की तस्वीर। अबरार ख्वाजा साहब हैं जिन्होंने ये तस्वीरें गालिबन खींची हैं और क्या हसीन मनाजिर है, बहुत खूबसूरत। Have you ever been to Skardu? No, I have not been to Skardu. I've been to Kagan, I've been to Sawat, अगर आप देखें नारान वगैरह, but not really Gilgit or Skardu or anything like that. This is stunning. What beautiful visuals. वैसे अच्छा किया वज़ीर आज़म ने, सुबह सुबह इस किस्म की कोई चीज़ देख लेना तो दिन इंशाल्लाह आपका अच्छा ही गुजरता है। वैसे अब वज़ीर आज़म का ट्विटर पे तो कम से कम अच्छा ही दिन गुजरेगा क्योंकि ऐसे ही उन्होंने बाकी सबको अनफॉलो कर दिया। क्योंकि अब वो मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ वाली सिचुएशन है। हाँ, लेकिन वज़ीर आज़म हैज़ स्टार्टेड टू हैज़ अनफॉलोड all the people that he was following. यही हुआ है ना? Obviously millions of followers उनके हैं, लेकिन हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन अब भाई PDM के जो फैसले हैं उनकी कितनी फॉलोइंग है आवाम में और कितनी पजीराई हासिल होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो अहम फैसले हुए हैं उनके बारे में हम बिल्कुल बात कर लेते हैं। और आपको बताएं कि PDM की हुकूमत मुखालिफ तहरीक इस्तीफों तक ना सही, इस्तीफों के वादों तक तो पहुंच गई, लेकिन वज़ीर आज़म घबरा नहीं रहे। मरियम नवाज का आर या पार फिलहाल तो होता तो क्या होगा? मैं इस्तीफा तो नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस्तीफा देने का वादा कर रहा हूं। बस कुछ इसी किस्म की आप बात समझ लें। इस्लामाबाद में पीडीएम के इजलास में तमाम जमातों की टॉप क़यादत शरीक हुई और 5 घंटे इजलास जारी रहा। फिर मौलाना फजल रहमान ने आकर फैसला सुनाया। 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असम्बली अपने अपने इस्तीफ़े
अपने पार्टी लीडर्स के पास जमा करा देंगे। हुकूमत को फ़र्क पड़ चुका है, अब उसके कुर्सी जो है वो उसके चूल्हे हिल चुके हैं, अब एक धक्का देने की और ज़रूरत है। हम फिर इस्तीफे वापस नहीं चाटेंगे। चलिए, ये तो ऐलान हुआ, लेकिन इट्स गुड टू सी बिलावल बैक इन बिजनेस। अब ठीक हो गए हैं और वो वापस अब अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। लॉन्ग मार्च कब होगा, धरना होगा या नहीं होगा, ये तफसीलात आज पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तय होंगी, लेकिन इस्तीफ़ों का ऐलान हो जाना अपनी जगह बड़ी पेशरफ्त है। ज़रा बताते हैं, इस्तीफ़ों पर सबसे ज़्यादा जोर मुस्लिम लीग नून का था, जिसने ये ऑप्शन दिया, और ये भी बता दें ये ऑप्शन दिया था कि सारे जो है सब अपने इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान के पास जमा करा दें। एक्चुअली ये उनकी तरफ से बात हुई थी। मुस्लिम लीग नून की ये बात सिर्फ इजलास में नहीं, आवाम के सामने भी कर रही थी। सो ये सुनिए क्या कहा था। हम ये समझते हैं कि ये असेंबलियां इमरान खान के आमराना रवैये की वजह से अपनी अफादियत खो चुकी हैं। इन असेंबलियों में बैठना वक्त का ज़या है, वक्त ज़ाया और नहीं करना। हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है इनसे जान छुड़ाने के लिए। जो असेंबलियां डिलीवर नहीं कर रही, जो असेंबलियां आपके लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दे रही, महंगाई को नहीं रोक सकती, करप्शन को नहीं रोक सकती, आपके हकूक गसब किए जा रहे हैं उसको नहीं रोक सकती, उन असेंबली में बैठना जो है ना वो गुनाह है। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हुकूमत का दावा है कि इस्तीफों से कोई परेशानी नहीं। कि इस्तीफा देना आसान है, इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है। वो लोग जो कि इलेक्शन जिन्होंने लड़ा है और वो जीते हैं, तो वो मौलाना जैसे बंदे या मरियम नवाज जो कि खुद पार्लियामेंट में है ही नहीं, गैर मुंतखब किस्म के लोग हैं, उनकी डिमांड पे वो अगर इस्तीफे देंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। इस हुकूमत को आईनी तरीके से फीती फीती करने का फोरम स्पीकर पार्लियामेंट नेशनल असेंबली और स्पीकर पंजाब असेंबली है। जैली इस्तीफे निछावर करने पे राजकुमारी की हुकूमतें टस से मस नहीं होती और ना होंगी। डॉक्टर साहब कितनी खुश लग रही थी तो इनकी खुशी से देख के मैं तो मुतासर हो गया। खैर, वज़ीर आज़म ने भी कल वही बात दोहराई जो पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अपोजिशन इस्तीफे दे, वो खाली नशस्तों पर फ़ौरन इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश भी की, लेकिन साथ ही फिर वही मौक़िफ़ दोहराया कि अपोजिशन सब कुछ NRO के लिए कर रही है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हो सकता है कुछ ऐसे मुल्क ऑपोजिशन के पीछे हों जो नहीं चाहते पाकिस्तान तगड़ा हो। ये तो और फिर वैसे माजरत के साथ ये फिर वही गद्दारी वाली बात है ना, बातें तो उधर ही चली जाती हैं एंड और ये भी बता दें कि एक तरफ वज़ीर आज़म का ये एतमाद और दूसरी जानिब अपोजिशन का कहना है लाहौर जलसा हुकूमत के लिए आखिरी धक्का साबित होगा। हथियार डालने को कोई तैयार नहीं लग रहा है। आने वाले दिन सियासी तौर पर बड़े हंगामा खेज हो सकते हैं, इवन मोर सो। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें इतने साल बाद, ऑलमोस्ट 7 दहाइयों बाद, ये एक दूसरे को गद्दार इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिक्लेयर करने के दावे जो है ना, और ये बातें छोड़ देनी चाहिए। किसी और मुल्क का, दुश्मन मुल्क का हाथ है ऑपोजिशन, किसी सियासी लीडर के पीछे, ये बातें मुनासिब नहीं होती। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नैयर बुखारी साहब, सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन है, आप क्लियर कर दें कि पीडीएम ने वो ऐलान कर दिया जिसका इंतजार था, यानी कि बात इस्तीफों तक पहुंच गई है, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस अपनी जमातों को ही इस्तीफे जमा कराएंगे, तो हुकूमत को ऑब्वियसली डरने की ज़रूरत तो फिर नहीं रहेगी। तो अगर इस्तीफे देने ही हैं तो इंतजार किस चीज़ का है, दे दें। शुक्रिया। देखें कि जो 20 सितंबर को जो APC हुई थी उसमें कुछ डिसीजंस हुए थे और एक्शन प्लान दिया था, उस पर PDM की लीडरशिप और PDM की तमाम जमातें उस पर अमल कर रही हैं। और ये लास्ट ऑप्शन था रेजिग्नेशंस का, जो हमारा एक्शन प्लान था उसमें, और ये ऑप्शन भी हम एक्सरसाइज कर सकते थे, यही हमारा मौक़िफ़ था। और कल इस पे PDM की जो सरबराह इजलास हुआ, उस पर जो फैसला हो गया कि रेजिग्नेशंस अपने लीडरशिप को दें। तो ऑब्वियसली आज स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग है। स्टीयरिंग कमेटी में 11 जमातों की रिप्रेजेंटेशन है, वो टाइम फ्रेम देंगी कि ये रेजिग्नेशंस कब सबमिट करने हैं, लॉन्ग मार्च कब करना है, और जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे और डिस्ट्रिक्ट्स पे जो एजुटेशनल
रैलीज हैं, प्रोटेस्ट है, जलसे हैं, उसको वो आज प्लान आउट करेंगे। तो हम समझते हैं कि जो डिसीजंस हमने 20 सितंबर को लिए थे उसके मुताबिक तमाम जमातें अमल कर रही हैं। और आप उस डिक्लेरेशन को पढ़ें जो 20 सितंबर को था, लास्ट ऑप्शन वाज रेजिग्नेशन, और उससे पहले नो कॉन्फिडेंस की भी शेक मौजूद है। तो हम तमाम ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट ऑप्शन पे जो है रेजिग्नेशन पा उसकी चलिए, हम चूंकि डेट डिसाइड बुखारी कर साहब, लेंगे। जो बयानात होते हैं, जो तकारीर होते हैं, उससे ऐसा लगता है कि बस अब लास्ट ऑप्शन पे बात आ गई है, क्योंकि ऐसे बयानात से लगता है कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। अब वज़ीर आज़म साहब और हुकूमती मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया इस्तीफ़ों की बात पे, वो कहते हैं जी हम ज़िमनी इंतखाब करा देंगे, परेशानी की क्या बात है। अगर ज़िमनी इंतखाब हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि अपोजिशन के जो लोग जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं वो प्रॉबली दोबारा जीत जाएँ, ये फिर अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इन सारी बातों से। देखिए, पहले बुनियादी बात यह है कि जो रेजिग्नेशन करेंगे दोबारा उस इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे अगर ये बाई इलेक्शन कराना चाहेंगे तो। और अगर वो बाई इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर होंगे तो वो बड़े फेक इलेक्शन होंगे और उनके फेक रिजल्ट्स होंगे और वो फेक इलेक्शंस होंगे। अगर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो फिर जो नए मुंतखब बाई इलेक्शन में होंगे तो वो तो सिलेक्टेड होंगे, गवर्नमेंट के सिलेक्टेड होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ सेकेंडली ये पॉसिबल नहीं कि 130 नेशनल असम्बली की सीट्स और प्रोविंशियल असम्बलीज़ की भी आप देखें कि पंजाब असम्बली में भी बड़ा स्मॉल थिन मार्जिन है बिटवीन ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो कहते हैं हम करने को तैयार है, इलेक्शंस करवाएंगे। आपको याद होगा कि 1971 में भी एक बाई इलेक्शन जब मुतहदा पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस हुए थे, वो कोई इफेक्टिव इलेक्शन नहीं हुए थे क्योंकि मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। अगर आप वो चीज़ दोबारा दोहराना चाहते हैं पाकिस्तान में कि जहाँ पे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट ही ना करें और बाई इलेक्शन करवा दें, बाई इलेक्शन इज नो सोल्यूशन। अच्छा, चलिए ये तो हम स्पेक्युलेटिव बात कर रहे हैं ना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। नैयर बुखारी साहब ये भी बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी का अपना क्या प्लान है कि अगर इस्तीफों पे बात आ जाती है तो क्या वफाक के साथ सूबाई भी सिंध हुकूमत भी छोड़ देंगे, वहाँ से भी इस्तीफे हो जाएंगे? क्या प्लान क्या किया हुआ है आपने, कहाँ इस्तीफे देने कहाँ नहीं देने? देखिए, हमारा प्लान सिर्फ यही है कि जो डिसीजन कलेक्टिव डिसीजंस पीडीएम की क़यादत करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम उस डिक्लेरेशन के सिग्नेटरी हैं जो हमने 20 सितंबर को किया था। तो हर वो फैसला जो कलेक्टिव डिसीजन पीडीएम की क़यादत करेगी और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा वो पीपल्स पार्टी उस पर अमल करेगी। चलें, हम आई होप कि जो आपने फैसला किया इस दफ़ा वो जो इसे दूसरा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह लें या फिर पीडीएम का प्लेटफॉर्म कह लें, उस पर वाकई उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाएगा। अब ये भी इत्तलात हैं ऑल्दो बुखारी साहब के बैक चैनल डिप्लोमेसी थोड़ी सी बरूए कार लाई जा रही है और कुछ हुकूमती लोग हैं और कुछ और दीगर हल्के हैं जो राब्ते कर रहे हैं अपोजिशन से। तो वैसे ऑल्दो अपोजिशन तो नहीं, वो हुकूमत तो नहीं इस बात से को मान रही है, लेकिन अगर वाकई बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं तो कोई गुंजाइश निकलने के इम्कानात हैं? कोई वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के बगैर मामलात सेटल हो सकते हैं? कतल नहीं सेटल हो सकते क्योंकि इनको 2.5 साल मिले और इनकी परफॉर्मेंस आप 2.5 साल में देख लें, इनका एटीट्यूड्स टुवर्ड अपोजिशन देख लें, इनका एटीट्यूड्स टुवर्ड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देख लें और जो ये गुफ्तगू करते हैं उसका अंदाज भी देख लें। ये तो कतन चाहते ही नहीं है कि नेगोशिएशन हो। हालांकि पॉलिटिक्स में, जमहूरियत में हमेशा गुफ्त शरीर होती है और होती रही है, लेकिन ये बेसिक जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट जो होती है उसकी होती है और ट्रेजरी बेंचेस की होती है। वो अपने एटीट्यूड को देखें और आज भी देखें, अभी आपने इस टिकर सुनाया, अभी वो जो उनके एडवाइजर्स बने हुए हैं राजकुमारी, में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो आपको उनके लहजों पर, उनके अंदाज़े गुफ्तार पर ज़्यादा एतराज़ है। वैसे आप लोग पीपल्स पार्टी से रब्ता हुआ है कोई? एहसन इकबाल साहब ने तो कंफर्म किया था कि हुकूमती लोग कुछ रब्ते में हैं। क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं कोई रब्ता हुआ, लेकिन अब वो रब्ते वाली स्टेज गुजर चुकी है। अच्छा। एहसन इकबाल साहब से हुआ वो स्टेज गुजर चुकी है। क्योंकि आप देखिए, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना और कैबिनेट का मेंबर होना ये एक बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन उनको उस मनसब का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो मनसब उनके पास है उसके तकाजे क्या है। जिस किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं
तो मैं तो समझता हूँ कि ये तो लेबर यूनियन वाले भी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते एक दूसरे का इल्ज़ाम लगाते हुए। तो इनको अगर गुफ्तगू करनी थी तो इनको डे वन अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए था, अपने एटीट्यूड पे देखना चाहिए था, और इनकी अप्रोच पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए थी। वो तो अभी भी वही कंटेनर पे चढ़ गए, वही गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस स्टेज पे गुफ्तगू करने बड़ी बेईमानी होगी। इस स्टेज पे गुफ्तगू करना बड़ी अच्छा जी। मेहमानी होगी, लेकिन लेट्स सी, मेरा ख्याल है कि फिर भी बुखारी साहब सियासत में और जमहूरियत में कभी भी गुफ्तो शनीद के ऑप्शन को बंद नहीं किया जा लेकिन इस सकता। तरफ आज दरवाजे इस वक्त बुखारी साहब से बात करके बिल्कुल यही लग रहा है कि बिल्कुल अटल हैं बुखारी साहब, और पीडीएम भी अपनी बात पे, हुकूमत कुछ अपनी कह रहे बात हैं पे। बुखारी साहब आप? हमारे साथ हैं बुखारी साहब। देखें जी, ये रास्ते बंद उन्होंने खुद किए हैं। जिनकी जिम्मेदारी थी गुफ्तगू करने की, उन्होंने खुद ही बंद कर दी है। और इस स्टेज पे जब एक डिसीजन हमने ले लिया, लोगों का बुरा हाल हो चुका, खुदा की मखलूक भूखी मर रही है इस पाकिस्तान में, उनको बुनियादी चीज़ें दस्तयाब नहीं हैं, और जो महंगाई का आलम है, तो फिर अल्टीमेटली पब्लिक तो वो तो चाहती है कि इन हुक्मरानों से हमें निजात मिले, और यही फैसला पीडीएम का कि इस मुल्क के आवाम को इस हुक्मरानों से निजात दिलाई जाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी हमसे बात कर रहे थे। अच्छा जी, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो इस्तीफों का फैसला हुआ है, अभी इस्तीफे लेट्स सी कि कब वाकई इस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाता है, उससे पहले क्या क्या और ऑप्शंस हैं जिनका इस्तेमाल में भी ऑपोजिशन करती है, लेकिन सियासत जो है वो ज़रा गर्मा गर्म चल रही है। और अभी ईयर एंड पे हमने देखा है हर साल ही कुछ इस किस्म की चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ होती हैं, एंड देन वी आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, बट वो बबल भी बर्स्ट हो ही जाता है। तो होपफुली ये सब कुछ भी डिसेमिनेट हो जाएगा। अभी आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। अब आपको ज़रा टेंशन थी इस सिलसिले में? मुझे टेंशन ये थी कि जब कावन हमारा हाथी जो अब कैम्बोडिया पहुंच चुका है, जब वो पाकिस्तान में था तो कोई जिक्र नहीं करता था उसका, और हालात तो देख ही लिए थे। अब वो जब कैम्बोडिया में अपनी जिंदगी में चिल कर रहा है, और आपका ये भी ख्याल तो था कि 8 साल वो किसी और हाथी से मिला नहीं, तो वो और हाथियों को देख के कैसे रिएक्ट करेगा? ऑफ कोर्स एक सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए ना, कोई अपने जैसी चीज ना देखे। उसे YouTube पे दिखा देते पहले, यहाँ से जाने से पहले। Are you making fun? नहीं, You're making fun. आई एम सजेस्टिंग। आपको पता है वो देख सकता है Well, too late for that because कावन पहुंच चुका है, बाकी भी हाथी और वो एडजस्ट भी कर गया है। और आपको कुछ दिखाना भी चाहते हैं वहां से, कुछ आपको पता है उसने दोस्तियां की हैं, तो हमने तो नजर रखी हुई है ना कि कावन नए रिश्ते बना रहा है, what कावन is up to। ये कोई नई दोस्तियां नहीं है, एक वन स्पेशल फ्रेंड है, और आपको पता है ना फिर वन स्पेशल फ्रेंड। वो आजकल ड्रामों की चीजें चलते हैं, क्या कावन अपनी नई दोस्ती निभा पाएगा? इस तरह की कुछ बैकग्राउंड इस तरह होना चाहिए इसका। हाँ, ये हम बल्कि म्यूजिक हमने बहुत क्यूट सी सा लगा दिया था, हमें कोई थ्रिलर टाइप म्यूजिक लगाना चाहिए था। एनीवे जी, ये बड़ी प्यारी सी एक फुटेज थी, आपको दिखानी थी। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम उसी पे बात करेंगे, इस्तीफों पे और पीडीएम पे, क्योंकि हमें भी जरा थोड़ी सी टेंशन है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो हम And Suhail Wadai साहब will be joining us as well. Welcome टीचिंग back. अस्पताल का हौलनाक वाक़या, आपको पता है ना, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से 6 अफराद की जान चली गई थी। तो उसी के हवाले से अभी हम बात भी करना चाहते हैं कि पेशावर में खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन ना मिलने से मरीजों की हलाकत के बाद कई खदशात सर उठाने लगे हैं, और मुल्क के दीगर सरकारी अस्पतालों के हालात पर भी नज़र रखना होगी। पेशावर में मरीजों की हलाकतों को डॉक्टरों और अमले की गफलत भी करार दिया जा रहा है। ज़राए इसे हुकूमत का ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनी से मुआहदा ना करना भी एक वजह बता रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो आपको पता है फिर निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन हतमी तयन तहकीकाती रिपोर्ट के बाद ही होगा। वफाकी काबीना के इजलास में भी इस अफसोसनाक वाक़े पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी कर दी हैं कि अस्पतालों में ऑक्सीजन फराहमी यकीनी बनाई जाए। कराची और लाहौर के अस्पतालों के क्या हालात हैं, कराची से हमें बताएंगे खावर खान, और लाहौर की सूरत हाल से भी हमें आगाह करेंगी। कुछ नबी हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले हम खावर के पास चलते हैं। राइट, ओवर टू यू खावर, बताइएगा। जी, कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से अगर बात की जाए तो कोरोना के लिए कुल 32 सरकारी और निजी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि कोरोना के सिलसिले में सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। इनमें कुल 32 सेंटर्स के अंदर 446 ICU के बेड्स, जबकि 1154 HDU यानी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले बेड्स जो हैं वो मुहैया किए गए हैं कराची की 2 करोड़ से ज़्यादा आबादी के लिए। जो बड़े टर्शरी केयर अस्पताल हैं वहाँ पर जो है
दो किस्म की ऑक्सीजन की सप्लाई फराहम की जा रही है। एक तो ऑक्सीजन के बाकायदा टैंक्स मौजूद हैं जिसमें लिक्विड की शक्ल में ऑक्सीजन आती है। आप मेरे अकब में देख भी सकते हैं कि मेरे कैमरामैन सरवजा दिखा सकेंगे। इस तरह के टैंक्स जो हैं वो बनाए गए हैं जिसमें ऑक्सीजन जो है 6000 10,000 की तादाद में यहाँ पे लाई जाती है। उसके बाद जो है वो बाकायदा वार्ड्स में जो है मुतल्लिका जो बेड्स हैं वहाँ तक फराम की जाती है। इसके साथ साथ बैकअप के तौर पर जो है लोग सिलेंडर्स भी जो हॉस्पिटल्स में रखे हुए हैं जो कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर ये सप्लाई कम होती है तो फौरी तौर पर वो सप्लाई जो है बहाल की जा सके। कराची में ताहाल इस तरह का कोई हादसा पेश नहीं आया है, लेकिन हुक्काम ये कहते हैं कि जी अब कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाएँ ताकि ऑक्सीजन जनरेट अस्पताल के अंदर ही हो सके और फौरी तौर पर जो वो मरीज़ों को मिल सके कि कोई उसमें बैकअप की ज़रूरत भी उसमें नहीं पड़ेगी जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाएंगे। इस सिलसिले में जो महकमा सेहत ने समरी भी तैयार की है और कहा जा रहा है कि कभी इम्कान है कि जो आइंदा साल का बजट होगा उसमें उसको शामिल किया जाएगा। जी ये तो थी कराची की सूरत हाल और लाहौर से हमें अपडेट करेंगी अस्पतालों में ऑक्सीजन फराहमी का निज़ाम कैसा है, क्योंकि खुदा न खास्ता हमने एक एक्सपीरियंस तो कर लिया है। हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के किसी भी और इलाके में किसी भी और सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में ये सूरत हाल पैदा हो। नवीन अली हमें बताएंगे। ओवर टू यू नवीन। अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में किसी किस्म की ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। उसकी तीन बड़ी अहम वजूहात है। पहली वजह ये है कि महकमा सेहत की जानिब से मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज़ को भी ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जिनकी मदद से अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की बर वक्त और वाफर जो फराहमी है वो मुकम्मल की जाती है। दूसरी अहम वजह ये है कि जो यहाँ पर कोरोना वायरस के मरीज़ आ रहे हैं, डॉक्टर्स की जानिब से सिर्फ वही मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया जा रहा है जिनकी हालत ज़्यादा सीरियस है। तीसरी अहम बड़ी वजह यह है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिनको जो कोरोना के मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो खुद को घर के अंदर क्वारंटीना करना ही मुनासिब समझते हैं। जो फैसिलिटीज़ डॉक्टर्स यहाँ पर उनको रिकमेंड करते हैं, जो उनको मेडिसिन, जो ऑक्सीजन या जो सिलेंडर लगाने रिकमेंड करते हैं, वो लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर उसका अरेंज कर रहे हैं। तो ये तीन बड़ी अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की अभी तक कोई कमी नहीं देखी जा रही, क्योंकि उन्होंने तमाम तर अपनी फैसिलिटीज़ जो हैं और जितने वसाइल हैं उनको इस वक्त मैनेज किया हुआ है। अभी तो थैंकफुली कोई सूरत हाल ऐसी नहीं है जिससे घबराया जाए, जिससे डरा जाए, लेकिन आपको पता है ना कि ये आप दुनिया में जो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो वो यहाँ हो जाता है। नहीं, और हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से इसलिए भी पता किया कि अंदाज़ा करें, क्योंकि इंसान जब किसी भी हालत में हॉस्पिटल पहुँचता है या वहाँ उसका इलाज हो रहा होता है तो बड़ा एक ट्रस्ट का एक एलिमेंट बीच में होता है दैट एवरीथिंग आई रिक्वायर्ड इज़ हेयर। इसीलिए वरना तो वो घर पर ना बैठा रहे। अस्पताल जाने का मतलब ही ये होता है कि सब कुछ मेरे पास, डॉक्टर, दवाइयाँ, मशीनरी, सब कुछ मेरे नज़दीक और फिर इस किस्म की कोई चीज़ ट्रॉमा कि आपको ऑक्सीजन लगी हुई है, आप या तो वेंटिलेटर पे हैं या अदरवाइज ऑक्सीजन आपको लगी हुई है और वो खत्म हो गई है। अच्छा, ये इन इटसेल्फ एक बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है, तो लिहाजा लुक्स लाइक अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ठीक है। बाकी अच्छा जी, हम जरा पीडीएम के कल के इजलास और आज भी कुछ फैसले मुतवक्के हैं उस बारे में बात करते हैं कि क्या ये तहरीक अब शक्ल इख्तियार करेगी अपोजिशन की। सोहेल वड़ाइद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइद साहब, अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ मुहिम के खिलाफ फैसला कुन मरहले पे उनके मुताबिक अब ऑप्शंस का जायज़ा लिया जा रहा है। नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़ों के लिए जिस कदर तैयार है, पीपल्स पार्टी में भी इट इज़ आवर इम्प्रेशन कि वो उस हद तक अभी दे आर नॉट रेडी फॉर इट। लेकिन अगर इस्तीफ़े दे दिए गए तो क्या हुकूमत के लिए ये एक जेन्युइन मसला बन सकता है, या फिर जिस तरह कहा जा रहा है कि जी बाई इलेक्शंस करा देंगे, विच इज़ नॉट ईजी एट ऑल? जी, मेरा ख्याल है कि जब इस्तीफ़ों का मरला आएगा तो हुकूमत के लिए वाकई चैलेंज होगा और उससे बहरान होगा। और ये भी बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मेरा ख्याल है इस पे एक पेज पे नहीं है, लेकिन कौमी असम्बली के इस्तीफ़े देने में मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी भी दरेग नहीं करेगी। असल मसला होगा कि क्या सूबाई असम्बली सिंध जो है उसका भी इस्तीफ़ा देना है या नहीं देना। तो वो पीपल्स पार्टी कह सकती है अपने बाकी तातियों को अभी सूबों के इस्तीफ़े ना दें, पहले कौमी असम्बली के इस्तीफ़े दे दें। तो मेरा ख्याल है ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं जिस पर इत्तेहाद के अंदर कोई बहुत बड़ी दरार आ जाए। बिल्कुल, सूबे का से इस्तीफ़ा देना विल बी अ प्रॉब्लम, नॉट द अदर वन। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा, और ये बड़ी लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर आज़म बड़े पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। ये तक कह दिया है कि अपोजिशन इस्तीफ़े दे दे, इलेक्शन करवा देंगे। तो इस एतमाद की वजह आपको क्या नज़र आती है?
मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म का एतमाद जो है वो इसलिए भी है क्योंकि कोई जो इक़्तिसादी हालत है मुल्क की उसमें बेहतरी आ रही है। कंस्ट्रक्शन के शोबे में, टेक्सटाइल के शोबे में और कई शोबों में बेहतरी आई है, तो वज़ीर आज़म इसलिए पूरा एतमाद है कि मुल्क चलना शुरू हो गया। लेकिन अगर सियासी बेचैनी फैल गई और अगर वाकई सियासी डेडलॉक आ गया तो फिर इसका मईशत पर भी मनफी असर पड़ेगा। तो इसलिए वज़ीर आज़म को चाहिए कि ये डेडलॉक पैदा होने से पहले पहले ही कोई रास्ता खोलें, कोई रास्ता निकाल लें। अब वलायत साहब, अपोजिशन अपनी जगह कायम है, वज़ीर आज़म टस से मस नहीं हो रहे, ज़ाहिर है। अब ऐसे में सियासी तसादुम का ख़दशा तो बढ़ जाता है और ये सूरत हाल अब है हमारे सामने। अब ये भी आवाज़ है कि हालात यूँ बिगड़ते रहे तो हुकूमत को नहीं निज़ाम को ख़तरा होगा। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? मेरा ख्याल है कि निज़ाम को डेफिनेटली ख़तरा होगा अगर हम तसादम की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन अगर तसादम से बच जाएं, डायलॉग का रास्ता, ग्रैंड नेशनल डायलॉग का रास्ता और आपस में बातचीत का रास्ता निकालें तो वो मुल्क के लिए बेहतर होगा। That would be the only option, I guess. आपस में बातचीत हो जाए तो क्या ही बात होगी, एक्चुअली हो जानी चाहिए। और मे भी हमने देखा जब बहुत ज़्यादा चीज़ें दे कम टू बिल्कुल एक्सटेंट उनकी हो जाती है तो तब जाके वो लास्ट ऑप्शन ज़रूर यूज़ होती है कि बातचीत हो ही जाती है। लेट्स सी इधर क्या होगा। थैंक यू सोहेल बड़ा साहब फॉर स्पीकिंग टू अस। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्वीट्स। बाय द वे, वो कल जो हमने BTS वाला सेगमेंट किया था ना, एक BTS के फ़ैन ने हमें थैंक यू का मैसेज किया। सो कल से हमारी जो TL है, हमारी कोई भी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, flooded, bombarded. So we really wanted to thank you guys कि आप लोगों को इतना पसंद आया और इंशाल्लाह we are trying to get in touch with BTS और हम कोशिश करेंगे कि BTS ये बड़ा मुश्किल काम है, एमी ना वादा कर दो। But we are trying. We are honestly genuinely trying, trying for it. Let's see if that happens. अभी एक और बात, हमारे प्लेटफॉर्म में I'm really lucky कि हमें बड़ा खुशी महसूस होती है, हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम particularly जो टीनेजर्स होते हैं, नौजवान होते हैं, बच्चे बच्चियाँ होते हैं, वो कोई अच्छा काम करें, कोई ऐसा काम हो जिसको उनके दीगर एज फेलोज देख के दे कैन लुक अप टू देम, सो हम वो प्रमोट करते हैं। तो कुछ ऐसे काम होते हैं, बड़े अच्छे काम होते हैं, लेकिन कम बच्चे करते हैं, जैसे राइटिंग अ बुक एक्चुअली। तो आज हमने 2 यंग गर्ल्स उनको इनवाइट किया अपने शो पे, जिनके साथ हम बात करेंगे, जिन्होंने अभी एक किताब लिखी है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन दैट विल कम लेटर इन द शो। और सबसे पहले इस घंटे की टॉप स्टोरीज। एशियाई तरक्याती बैंक के $7 अरब सियासी अफरा तफरी की नज़र, रकम तरक्याती मंसूबों पर ना लग सकी, कौमी नुकसान का जवाब मौजूदा हुकूमत को भी देना पड़ेगा। ऑपोजिशन जलसों में खवातीन की शिरकत बराए नाम, कराची के अलावा खवातीन कहीं दिखाई ना दी। खातून होने के नाते कम अज़ कम मरियम नवाज को लाहौर जलसे में ये रुझान बदलना चाहिए। और आज जियो पाकिस्तान के मेहमान हैं अलीशा और ज़ैना, जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक किताब लिख डाली। आजकल आपको पता है ना, हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हैं, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा आया। आई होप कि आप लोग कोर्स वगैरह की किताबें तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अगर इन केस आपको वक्त मिल गया है तो हम आपको एक और किताब भी सजेस्ट कर देंगे और फिर हम आपको इंस्पायर करेंगे कि किताबें पढ़ें भी और लिखें भी। तो लिहाजा अभी से स्टार्ट कर देंगे तो बहुत अच्छी आपकी ट्रेनिंग भी हो जाएगी, आप सीख भी लेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी कुछ और है और वो बात कर ले एशियाई तरक्याती बैंक के पाकिस्तान प्रोग्राम को बड़े धचके लगे हैं और इदारे की रिपोर्ट मौजूदा हुकूमत की तरजीहात पर भी सवाल उठा रही है। फैसला साजी का फुकदान साफ नजर आ रहा है। ADP के इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान स्ट्रेटजी प्रोग्राम 2015 से 2019 की रिपोर्ट जारी की है और बैंक ने पाकिस्तान को आखिरी 5 साल में $7 अरब के फंड्स दिए। ये रकम मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च होना थी, लेकिन मुल्क में सियासी बेचैनी की वजह से तरक्याती कामों पर तवज्जो नहीं दी गई और इस तरह इतनी बड़ी रकम का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ने ADP प्रोग्राम को शदीद मुतासर किया है और इन 5 बरसों में 2 साल तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही और इसलिए इस कौमी नुकसान की कुछ जिम्मेदारी ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत को भी लेनी पड़ेगी और जो इससे पहले के हुक्मरान थे उनका भी इसमें हिस्सा रहा है। तो हम तो मौजूदा हुकूमत की बात कर लेते हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कायमा कमेटी बराए ख़जाना के मेंबर सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब,
एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की अदम तौजही के बायस बैंक का पाकिस्तान प्रोग्राम अंडर परफॉर्म करता रहा। ये जिन 5 सालों की रिपोर्ट है, इनमें 2 साल आपकी हुकूमत के हिस्से में भी आते हैं, तो क्यों कोई तवज्जो नहीं दी गई इस सिलसिले में? हाँ बिल्कुल ठीक है आपका ख्याल की आपकी बात के 2015, 16, 17, 18 का अगस्त के बाद और 19 का जो हिस्सा है वो हमारा दौर भी इसमें गुजरा है। फिर अब अक्सर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि हम माजी की हुकूमतों पे इल्ज़ाम देते हैं, तो ये बेसिकली उनका फेज़ था। हम उसके सिर्फ जब से हम आए तो हमें तो वो जो इकॉनमी के इतने बड़े बड़े खसारे मिले थे, हमने तो सारा पहले 1.5 साल 2 साल फायर फाइटिंग में गुजर गए, और जो इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने थे और जो बड़े बड़े फैसले करने थे उसका तो वक्त इसलिए नहीं मिला कि आते ही हम पे दबाव पड़ गया कि IMF के पास जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी पेमेंट्स सर पे थी और आपके रिजर्व्स कम हो रहे थे। तो जो हमारा पहला 1.5 साल है उसमें बिल्कुल कोताही हमारे पे है, लेकिन जनरली ये कोताही पिछली हुकूमत की है जिसने मुआशी तौर पे बज़ाहिर जो इंडिकेटर्स हैं वो ग्रोथ तो करते रहे, लेकिन जो स्ट्रक्चरल इकॉनमी के इश्यूज थे उस पर बहुत रूगर्दानी की। अच्छा अब्बासी साहब, आपने ये सारी एक्सप्लेनेशन तो दे दी है, लेकिन अगर आलमी मालियाती इदारों की फंडिंग के साथ ये सलूक होता रहा तो ज़रूरत के वक्त कौन आएगा पाकिस्तान की मदद करने? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान के इमेज को इस तरह की रिपोर्ट से नुकसान नहीं पहुँचता? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो बैरूनी ममालिक में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बड़ा ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम एक स्टेबल मईशत आएगी तो आपकी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आपका बाहर से इन्वेस्टर आएगा। जो आजकल के ग्लोबल जो विलेज है दुनिया, इसकी बुनियादी ज़रूरत है। हमें सख्ती से फाइनेंशियल डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है अपने आप को, इकॉनमी को, और इकॉनमी के जो रिफॉर्म्स हैं उनकी ज़रूरत थी और शायद इस हुकूमत ने उन पे ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पे आप मीडिया की हम पे बड़ी तनकीद आ गई कि महंगाई आ गई और ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, लेकिन उसके पीछे जो आप देखें कि बड़े बड़े खसारे थे वो खसारे जो है वो कम हुए। अच्छा भाई साहब, एक तरफ ADP की रिपोर्ट है तो दूसरी जानिब ये भी सुनने में आ रहा है कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख के मुस्तकबिल पर भी बात की जा रही है, तो क्या हुकूमत के अंदर इस पर मुशावरत हुई है या सब अफवाहें ही हैं? देखें, पहली बात है कि हफीज़ शेख के साहब के आने जाने की खबरें ऐसी अफवाहें हैं, लेकिन अगर आपकी जो अफवाह है उसको सही भी मान लिया जाए तो फिर भी क्या किसी एक फंक्शनरी के जाने या आने से कोई पॉलिसी पे तब्दीली आती है? ऐसी बात नहीं होती। पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं, ये अपनी ओपिनियन देते हैं, इनकी ओपिनियन पे प्राइम मिनिस्टर, जो इकोनॉमिक टीम है, जो कैबिनेट है, वो फैसले करती है। तो पहली तो बात है ऐसी खबर ही कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी को खबर भी हो तो पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसीज है पाकिस्तान के मामलात हैं, वो कभी एक बंदे के आने जाने से वो फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रोजेक्ट्स जैसे आपने ये मंसूबों की बात की, ये लॉन्ग टर्म होते हैं, 5-5 साल हैं। पिछली गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट की थी उसको हम ऑनर कर रहे हैं, और जो हम अगर कमिटमेंट करेंगे आने वाली गवर्नमेंट उसको ऑनर करेगी, तो इन चीज़ों से नहीं फ़र्क। चलें, शुक्रिया सदाकत साहब, आपने भी इस बात को नेगेट नहीं किया। आपने कहा जी एक शख्स के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे कल वज़ीर आज़म साहब ने भी मुदीरान से जो मुलाकात की उसमें कह दिया कि अदालती फैसलों की रोशनी में अगर चेंज करना पड़ा तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और हम बदल सकते हैं मौशी टीम को, जिसके हेड हैं ज़ाहिर हफीज़ शेख साहब। चलिए, दैट रिमेन्स टू बी सीन के वहाँ क्या होगा। सदाकत अब्बासी साहब हमसे बात कर रहे थे। मूविंग ऑन, और जिसका वादा था हम आपको मुलाकात आपकी कराना चाहते हैं। आजकल हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमारे बच्चे किताबों से दूर होते जा रहे हैं, किताबें पढ़ने की आदत नहीं रही, और जिस तरह हम बाकी मुल्कों में देखते हैं कि लाइब्रेरीज़ होती हैं, बुक शॉप्स होती हैं, हर कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रहा होता है, लेकिन वो रुझान हमने इधर देखा नहीं है। बट आज वी आर गोइंग टू चेंज दैट, और आज हमारे साथ 2 ऐसी बच्चियाँ, 2 ऐसी यंग गर्ल्स मौजूद हैं जिन्होंने खुद किताब लिख डाली है। सोचें ज़रा, 14 साल अलीशा और ज़ायना की किताब का नाम है ज़ैना टीयर्स ऑफ ऑर्फन्स नाम है, और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसलिए इसके जो राइटर्स हैं उनसे बात करना बड़ी ज़रूरी है। एक तो टू द स्टूडियोज, मेरा ख्याल है हम खुशामदीद के लिए अभी हम सामने ही देखे हैं। हुआ अच्छा, ओके, हेलो, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, वैसे तो यहाँ बैठी हुई है, लेकिन आपको पता है ना कि सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखी हुई है, तो लिहाजा हम इतना नज़दीक एक दूसरे के नहीं बैठ रहे। किससे स्टार्ट करें? अलीशा, आपसे स्टार्ट करते हैं। 14 साल की उम्र में जो किताब लिखते वो यकीनन पढ़ता बहुत होगा, तो आप क्या रीड भी बहुत काफ़ी करती हैं?
जी, मुझे किताबों का बहुत शौक़ है। मैं बचपन से किताबें पढ़ती हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया आया था कि मैं खुद की किताब लिखूँ और मुझे है शौक़। चलें, आपको शौक़ है और आपने उस शौक़ पर फिर अमल करके भी दिखा दिया। तो ज़ैना, आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। अब ये बैठे बैठे एकदम से आइडिया आ गया कि चलें भाई अलीशा किताब लिखते हैं, या फिर बड़े अरसे से सोच रहे थे, या कोई ऐसी मुलाकात हो गई या ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने आपको इंस्पायर किया कि भाई अब इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए? Actually, हमारा एक NGO है, so while we were talking about that and ideas like how to sponsor it and fund it, Alisha came up with an idea to write a book. And I wasn't too keen on the idea at first because I was like, how is this going to work? But as we like talked about it, the idea of writing a book about our experience that we'd seen in the orphanage and like schools that we'd worked with, we put that into a book to raise awareness for orphanages and schools all over Pakistan because our book teaches a lesson. अच्छा, एक चीज़ होती है कि कहानी ऐसी जोरदार किस्म की आ रही होती है कि आप रुक नहीं सकते, आपको उस कहानी को थोड़ा सा ट्रांसलेट भी कर देना जो ज़ैना पेन टू पेपर बात बताइए। तो वो कह रही है जी हमारी किताब एक सबक आमोज किताब है और हम चाहेंगे कि आप दोनों थोड़ा उर्दू में ज़्यादा बात करें ताकि हमारी एक बहुत ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस जो आपको सुन रही है, जो आपसे इंस्पायर होना चाहती है, वो किताब अंग्रेजी में है वैसे। हाँ। तो ये ज़रूर हम आपको याद दिला दें। अच्छा, और है भी किताब इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से ही लिखी है। तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आप मुझे बताइएगा अलीशा कि थोड़ा सा जिस्ट दें, व्हाट इज़ इट अबाउट, किताब क्या है? एक ऑर्फन होती है, उसका नाम सरीना होती है, और वो बेसिकली शी गेट्स इनटू अ कार एक्सीडेंट, वो अपने फैमिली के साथ, एंड ऑन द स्पॉट वो लोग फौत हो जाते हैं और कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी टांग जैसे टूट जाती है और उसको नई टांग लगानी होती है, और फिर ऑब्वियसली उसकी कोई फैमिली नहीं होती है, फिर उसको ऑर्फनेज जाना पड़ता है। अब वो इतनी यूनिक सी बच्ची है, वो इतना ट्रामा से पास्ट हुई हुई है वगैरह, वो किसी से बातें नहीं करती, फिर ऑर्फनेज जाती है तो जो हेड्स होते हैं ऑर्फनेज के वो इतने क्रूअल होते हैं, वो इतने बदतमीज़ी से बात करते हैं उसके साथ, और इतने इवेंट्स ऐसे प्लेस होते हैं, वो बोलते हैं कि आप स्कूल नहीं जा सकती, फिर वो लड़ती अपने एजुकेशन के लिए, और इतने जैसे सारे स्टोरीज़ बताते हैं कि ऑर्फन्स की स्टोरीज़ और वो कहाँ कहाँ से आए हैं। तो ये बेसिकली एक सैड स्टोरी है या एंड में कुछ अच्छा भी हो रहा है? भी हो जाता है? अच्छा होता है, मगर वो तो देखना पड़ेगा जब पढ़ेंगे। अच्छा, देखिए बड़े तेज हैं ये बच्चे। ज़ैना, मुझे लग रहा है इसमें ड्रामा भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें वी होप कि ट्विस्ट एंड टर्न्स और ये सारी चीज़ें, आप हमेशा से इसी किस्म का जॉनरा पढ़ती आई हैं, ड्रामा, फिक्शन, या फिर सब तरह का आप किताबें पढ़ती रही हैं? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो बट मेरी फेवरेट टाइप ऑफ जॉनराज ये मिस्ट्री और लाइक पैशनेट बुक्स हैं, तो आई थॉट दैट द बुक आई राइट शुड आल्सो बी बेस्ड ऑफ। तो आप दोनों में कभी कोई ऐसा भी होता था कि थोड़ा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं इस कहानी को अब ऐसे आगे लेके जाना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि नहीं अब इसका तो ये टर्न एंड ट्विस्ट आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा हुआ है कभी? इतना ज़्यादा नहीं, हम दोनों थोड़ा सा हुआ इसका मतलब। थोड़ा सा जैसे ऑब्वियसली दो बंदे हैं, डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, मगर हमने इवेंचुअली, हम लोग ऑब्वियसली क्वारंटीन में थे तो हम लोग कॉल करते थे हर दिन, आइडियाज़ लिखते थे, फिर डिस्कस करते थे, जो एग्री नहीं करते थे बस हम बोल देते स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, यहाँ फुटनोट ये देना ज़रूरी है कि पूरा साल हम आप लोगों को ये कहते रहे हैं कि ज़रूर ये अपना लॉकडाउन का जो टाइम है किसी अच्छे काम पे लगाएं, तो ये वो एग्जाम्पल है सामने, जो कि क्वारंटीन में थी, लॉकडाउन में थी, तो इन्होंने पूरी किताब भी लिख डाली। अच्छा, जल्दी से ये भी बता दें कि जब किताब लिख लेते हैं तो नेचुरली यू बोथ आर 14 ईयर्स ओल्ड, तो कोई हेल्प, कोई एडिट कर रहा हो, कोई आपको डायरेक्शन दे रहा हो, तो आपके पेरेंट्स ने आपकी मदद की, टीचर्स ने की, किसने की मदद? जब हम ये बुक लिख रहे थे, ये हमारी आइडियाज़ और लाइक द प्रोसेस ऑफ द बुक हमने खुद किया था। हमने एक पब्लिशिंग कंपनी दास्तान के साथ काम किया था एंड हमने उनसे एडिट कराई थी प्रोफेशनली, बट एडिटिंग प्रोसेस में जब ये बुक जा रही थी तब भी हमारी बुक की कोई आइडियाज़ नहीं चेंज हुए, सारे आइडियाज़ सेम थे, बस उन्होंने हमारी वर्डिंग को बेटर किया था, बट हमारी आइडियाज़ और हर चीज़ हमारा था। बट हमारे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी एवरी स्टेप ऑफ द वे, व्हेनेवर वी नीडेड देम दे वर ऑलवेज देयर, बट ये हमने खुद इंडिपेंडेंटली की थी। वंडरफुल जी, ज़ाहिर है पेरेंट्स की मदद के बगैर तो बच्चे कहीं भी नहीं पहुंच सकते, और यहाँ तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंच सकते। सो हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, योर टीचर्स एज वेल, एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपकी किताब जो है टीयर्स ऑफ ऑर्फन, राइट? टीयर्स ऑफ ऑर्फन आप लोग जाके खरीदें, इट्स बीइंग पब्लिश्ड नाउ, और आप मजीद किताबें लिखते रहें। ज़ैना, मुझे लगता है कि ये दोबारा हमारे पास होंगी क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ देयर मेनी बुक्स, ऐसा लग रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का इधर आने का, और
इंस्पायर करना चाहते थे आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, सो लिहाजा पीपल मेड म्यूजिक इन दिस लॉकडाउन में। लोगों ने किताबें लिखी, म्यूजिक किया, पेंटिंग की, बहुत कुछ किया। कितने आइडियाज़ हम आपको दे चुके हैं और अभी तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह टाइम का बेहतर हो गया है। हाँ, अगर जिनके पास वो पैच हो थोड़ा सा गार्डन करने के लिए, तो नहीं है, आप एक छोटी सी बालकनी पे भी अपना छोटा सा गार्डन। ये अब्दुल्ला ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला ने जो अपना गार्डन बनाया हुआ है तो वो तो आपका तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसमें आप वो भी तो कर रहे हैं, वो बॉन्साई टाइप चीज़ें। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कुड डू एक्चुअली। हाँ जी, अच्छा जी, मूविंग ऑन, टाइम कम है। आज जो है हम एक और तारीखी दिन की भी बात करेंगे। 9 दिसंबर का दिन है और 9 दिसंबर यानी आज का दिन पाक बहरिया के लिए तारीख साज है। 1971 की जंग में आज के दिन पाक बहरिया ने कामयाबियों की शानदार तारीख लिखी थी और दुश्मन को पेशकदमी से रोके रखा था। सबमरीन फोर्स ने आगे बढ़कर भारतीय जहाज किकरी को तबाह और दूसरे जहाज करपान को शदीद नुकसान पहुंचाया। और इस तारीखी दिन की मुनासबत से एक रिपोर्ट है हमारे पास। बिल्कुल जी, तारिक मुइन की रिपोर्ट है और ये हम चाहते हैं आप देखें। पाक बहरिया को कई महाजों पर भारतीय बहरिया पर बरतरी हासिल रही। 1965 की जंग में दवारका में पाक बहरिया की कामयाबी ने भारत के बहरिया सासों को एक भरपूर नुकसान दिया। इस मार्गे में जदीद आबदोज PNS गाजी ने भारतीय बहरिया को बंदरगाह से आगे ही न बढ़ने दिया। 6 साल बाद 1971 की जंग में पाक बहरिया ने शुमाली बहरा अरब में एक मरतबा फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और भारत को ऐसा सबक दिया जो दुनिया की दिफाई तारीख का अहम हिस्सा बना। पाक बहरिया की सबमरीन फोर्स में शामिल फ्रांस की तैयार करदा डेफनी क्लास आबदोज हंगोर को कमांडर अहमद तस्नीम की सरबराही में 2 मिशन सौंपे गए। PNS हंगोर ने पहला जासूसी मिशन अगस्त 1971 में मुकम्मल करने के बाद दूसरा हंटर किलर ऑपरेशन दिसंबर में कामयाबी से अंजाम दिया। 1 दिसंबर 1971 को भारतीय समुद्री हदूद में मिशन पर मौजूद आबदोज PNS हंगोर ने मगरबी कमांड के भारतीय जंगी जहाज़ों की रेडियो नशरियात का सुराग लगाया। अहम मालूमात के पेश नज़र कमांडर अहमद तस्नीम ने ये मालूमात रेडियो नशरियात के ज़रिए ही नेवल हेडक्वार्टर को भेज दी, जिसका भारतीय जंगी बहरी जहाज़ों ने भी सुराग लगा लिया। भारतीय फ्रिगेट 14 के एंटी सबमरीन वॉरफेयर के 2 जंगी जहाज INS कुकरी और किरपान को PNS हंगोर को निशाना बनाने के लिए भेजा गया। पाकिस्तान की सबमरीन फोर्स ने मिशन जारी रखा और 9 दिसंबर की दोपहर को काठियावाड़ कोस्ट के करीब कम्युनिकेशन के जरिए 2 जंगी जहाज़ों का पता लगाया। सबमरीन हंगोर ने 7 बजे शाम से ताक़ुब शुरू किया और गहराई में जाकर इन जहाज़ों को टारगेट पर ले लिया। टारपेडो टीम ने दोनों टारगेट्स को रेंज में लिया और 131 फीट की गहराई से जंगी जहाज किरपान को टारपेडो से निशाना बनाया, जिसका जहाज ने सुराग लगा लिया और अपनी जगह छोड़कर फरार हो गया। INS किरपान बहरी मैदान जंग छोड़ गया। कुकरी जो मगरिब में था, इसने आने वाले टारपीडो की सिमत का तयन कर लिया और हंगोर पर हमले के लिए आगे बढ़ा। PNS हंगोर की टारपीडो टीम ने टारगेट को तब्दील करते हुए ककरी को हदफ बनाया और दूसरा टारपीडो फायर कर दिया। इसके बाद जोरदार धमाके से जंगी जहाज कुकरी गर्क-ए-आब होने लगा। भारतीय जंगी जहाज किरपान ने फौरी आबदोज हंगोर को निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन आबदोज से तीसरे टारपेडो ने पलक झपटते में इसके पिछले हिस्से को निशाना बना डाला। भारत का ये दूसरा जंगी बहरी जहाज नुकसान उठाता हुआ मैदान जंग से मगरिब के गहरे पानियों की तरफ फरार हो गया। PNS हंगोर ने शुमाली बहर अरब में मिशन कामयाबी से मुकम्मल किया। इसके बाद 4 रोज तक भारतीय बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर और दीगर असासे समंदर की तह में बारूद बरसाते रहे। आबदोज के गाजी हमले के मुताबिक भारतीय फजाई बहरी जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स ने 156 हमले किए। आखिरकार 4 दिन तक समंदर की तह में अपना दिफा करती हुई पाकिस्तानी फातेह आबदोज हंगोर कामयाबी से कराची पहुँच गई। इस हरबी कामयाबी के नतीजे में दुश्मन के 250 अफसर और सिपाही मारे गए और भारत का ऑपरेशन फाल्कन नाकाम रहा, जबकि दुश्मन 10 दिसंबर 1971 को मिसाइल हमले के तीसरे बड़े मंसूबे ट्रंप से भी बाज रहा। तारिक मुइन सिद्दीकी, जियो न्यूज़, कराची। You know, when soldiers reunite with their families, जो तस्वीरें होती हैं ना वो हिस्टोरिक होती हैं। Those moments are the beautiful moments। और मैंने ये हंगोर देखी हुई है, विजिट किया हुआ है इसका अंदर से। ये कराची में ही, हाँ, नेवी के म्यूजियम में, हाँ, मौजूद है। कहाँ हैं आप? मैं ज़रा जो
सोचों में था मैं जरा। सोचों में नहीं था, जो दिखाने लगे उसके बारे में सोच रहा था। अच्छा जी, आपको कि पता है दिखाना कि चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है टाइम्स लोगों के लिए। कोरोना में आपको पता है जिम तो नहीं जाना चाहिए आपको, अगर खुला भी है तो भी नहीं जाना चाहिए। यू कैन वॉक आउटसाइड, यू कैन वॉक ऑन द रोड्स, यू कैन वॉक इन द पार्क। हम रूफ टॉप पे जाते हैं, आपको पता है ना। वी डू नॉट गो इन अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, और मुश्किल से 5 लोग होते हैं एक रूफ टॉप के ऊपर, जहाँ पे और बहुत लिमिटेड टाइम आपको दिया होता है, लिटरली लाइक हाफ एन आवर यू कैन एंड देन यू हैव टू मूव। हाँ, और अदरवाइज तो जिम बंद है वैसे भी, ठीक है ना। तो परेशान ना हो, घर बैठ के बहुत सारी एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं, और ऐसे ही कुछ आइडियाज़ हैं, अथर हैं जो हमें कुछ बताएंगे। लेट्स वॉच दिस। ऑलराइट, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ एक हेल्दी डाइट भी बहुत ज़रूरी है। मेरी आप सबसे ये एडवाइस है कि आप लोग कोशिश करें डाइट के अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट कंटेंट लाजमी रखें। उसके साथ साथ फास्ट फूड और ऑयली चीज़ को अवॉइड करें, और इसके साथ साथ दुआ में याद रखें, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। अच्छा चलो, ये तो बिल्कुल ही 2-4 चीज़ें थी, ये तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, और मज़ीद भी आप ढूंढ सकते हैं, वॉट एवर सूट्स योर बॉडी टाइप। और फिर आपको पता है आपको अपनी हेल्थ को भी मद्देनजर रखना है। कहने का मकसद ये था कि कुछ ना कुछ करते ज़रूर रहे। आजकल तो आपको पता है ट्रेनर्स इज अ मस्ट, दे गिविंग ऑनलाइन क्लासेस, एंड अदरवाइज भी यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें आपको 20 मिनट, आधे घंटे, 10 मिनट, 1 घंटा सारे किस्म के वर्कआउट्स मिल जाएंगे। सो यू कैन फॉलो दैट रूटीन। जब पहले वाला लॉकडाउन था ना, तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया हुआ था कि एक रिलीजियसली एक रूटीन फॉलो करते थे हम लोग। अभी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म अब ट्विटर पर किसी की सुनेंगे नहीं, सबको अपनी सुनाएंगे। हुआ क्या? भी यू मीन मजाक। अच्छा जी, हुआ हम ये कह क्यों रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की रिवायत से अलग फैसला किया गया है जी। और पीर की शाम वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक अपने जो 1 करोड़ और 29 लाख फॉलोअर्स हैं उस वाले अकाउंट से सबको अनफॉलो कर दिया। अब्दुल्ला, विच मीन्स आपको भी अनफॉलो कर दिया होगा। सभी को। हमें कब फॉलो कब कर रहे थे? अच्छा, हम नहीं बता रहे आज। अच्छा जी, यानी इमरान खान साहब अब खुद किसी को फॉलो नहीं कर रहे। पहला तासुर तो यही था कि शायद आलमी लीडर्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन हमने फिर रिसर्च कुछ मिसालें भी हमने देखी। अमेरिकी सदर ट्रंप को फॉलो करने वालों की तादाद 9 करोड़ के करीब है। वो खुद 51 अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। तुर्क सदर एर्दोगान 96 अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी 2347 अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। पॉपुलेशन भी देखें ना इंडिया की, तो बहुत ज़्यादा है। तो बोरिस जॉनसन 458 और नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन भी 32 लोगों को फॉलो करते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि फिर क्यों इन्होंने सबको, लेकिन अपने फ्रेंड्स को तो फॉलो कर लेते वैसे खान साहब। नहीं, ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स बुनियादी तौर पर वैसे बनाई हैं, आपको पता इसलिए जाते हैं कि आप खुद तो अपनी कहें, लेकिन एक पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो भी आप तक पहुंचे, और लोग भी आपसे, ज़ाहिर है लोग लिख तो सकेंगे इन्हें, लेकिन एट द सेम टाइम जब आप व्हेन यू आर फॉलोइंग अ फ्यू पीपल, तो उनकी ओपिनियन और उनकी राय भी आप तक पहुँची है, तो अब अपेरेंटली वो नहीं पहुँच सकेगी। अच्छा जी, इसी पे हम बात कर लेते हैं ज़रा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब, वज़ीर आज़म ने अचानक ट्विटर पर सबको अनफॉलो कर दिया। जिनको फॉलो करते थे वो तो बड़े सैड हैं। हाँ, ये क्या हो वो गया? तो बड़ा वो तो जिताते थे इस बात को। तो ये फैसला क्यों किया गया है अचानक से? किसी का भी ट्विटर अकाउंट उसको 0 फॉलोअर पे ले आए, और आप देखें कि आपको तमाम ट्वीट्स जो हैं उसी तरह से आ रही होंगी जैसे पहले आ रही थी, लेकिन फॉलो करने के बाद सिर्फ ये होता है कि उसके दूसरे के अकाउंट में वो जाहिर होता है, और प्लस जब भी वो कोई ट्वीट करेगा तो आपको फौरन वो ट्वीट आ जाएगी। तो इमरान खान का कभी भी जो अकाउंट है वो उसकी जो वो फॉलो करते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उनके फॉलोअर्स जो भी हैं वो सब के सब वो ट्वीट ले रहे हैं, और इमरान खान को इन जनरल जो हैं वो सारी ट्वीट्स आ रही हैं। नहीं, आ तो रही होंगी, आई एम श्योर। जो भी उनके हैंडल पे लिखेगा वो तो ट्वीट्स आ रही होंगी, आई एम श्योर। अच्छा, दुनिया के सभी आलमी लीडर्स किसी ना किसी को तो फॉलो करते ही हैं। तो ट्रंप से लेकर अर्दोआन और बाइडन, मतलब बहुत से हमने अभी एग्जांपल्स भी दिए हैं। तो वजह यही होगी कि कुछ लोगों के ख्यालात तो जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए भी है। तो वज़ीर आज़म क्या वाकई किसी की मतलब सुनना पसंद नहीं करते, या किसी से तो इंस्पायर्ड होंगे वर्ल्ड ओवर जो ट्विटर पे होंगे, और ये उनके साथ राब्ते में रह सकते हैं या फिर नहीं? इमरान खान ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है आज जो कॉलमिनिस्ट हैं उनके साथ एक मीटिंग की है, उनकी भी सुनी है, अपनी भी सुनाई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई फीडबैक या सजेशंस जो हैं उनको पसंद नहीं करते। और मेरा ये ख्याल है कि अभी भी मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि जो ट्रेडिशनल मीडिया है
वहां से आपको ऑथेंटिक फीडबैक आती है, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया में जिसमें कि आपको ये नहीं पता कि उसमें कोई फेक न्यूज़ है या कोई उसमें कोई ऑथेंटिक न्यूज़ इंफॉर्मेशन है। तो अखबारात में अभी भी अगर आप देखें या अगर उन टेलीविजन को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां से आपको ज्यादा ऑथेंटिक फीडबैक मिल जाएगी। और एज ए प्राइम मिनिस्टर ही इज गेटिंग ऑल ऑफ देम। उनको ये तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम ये फीडबैक्स जो हैं वो खुद भी आ रही हैं, वो देख भी रही हैं और उनको प्रेजेंट भी की जाती है। अच्छा, आई वंडर क्योंकि डिस्क्रेडिट करते रहे हैं ट्रेडिशनल मीडिया को। पीटीआई का सारा इन्हिसार तो सोशल मीडिया पे ही रहा है हमेशा से ही, और एकदम से आपको ट्रेडिशनल मीडिया की अहमियत याद आ रही है। एतमाद आया कि मतलब वो वाकई जो ट्रेडिशनल मीडियम है फॉर न्यूज़ गैदरिंग, उसको मानते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बिकॉज काफ़ी बार स्टेटमेंट्स वो इसके बरक्स कर चुके हैं। अच्छा, अब ये बता दीजिए जवाद साहब कि तहरीक इंसाफ का उरूज बहुत हद तक सोशल मीडिया की बदौलत ही हुआ, ये जो आप कह रहे थे, और इस पे आपके मुखालफिन अजीब अजीब से नारे भी उन्होंने लगाए हुए थे, फेसबुक के ये तो ट्विटर के ये। अब ये तहरीक इंसाफ खुद भी मानती है जाहिर है कि बड़ा कंट्रीब्यूशन है सोशल मीडिया का। उसके बाद वज़ीर आज़म ने ऐसा कर दिया, जाहिर है पार्टी के लोगों को इत्तेफाक है या फिर ठीक है, एवरीबडी इज सैटिस्फाइड विद दिस? इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इमरान खान किसी की सुनना नहीं चाहते या आज उनका सोशल मीडिया से ट्रस्ट खत्म हो गया है। आज भी सोशल मीडिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मीडियम के तौर पे है। दैट इज़ वाई आज तकरीबन आप 120 मिलियन जो हैं फॉलोअर्स इमरान खान के हैं, कि जो पाकिस्तान में हाईएस्ट हैं और दुनिया में भी शायद कोई 5वें 6वें नंबर पे शायद आता है। तो बाकी भी अगर आप लीडर्स को देखें तो उनके भी जो फॉलोअर्स हैं उसमें आपको फॉलोइंग बहुत कम मिलेगी। फॉलोइंग मींस के जिसको वो फॉलो करते हैं वो चंद एक आपको 0.0001% शायद टोटल फॉलोअर्स की तादाद होगी। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है ये ना की जाए कि इमरान खान का सोशल मीडिया से जो है वो कोई एतमाद उठ गया है, या ये करने से इमरान खान को अब लोगों की फीडबैक और इंफॉर्मेशन ट्विटर के ऊपर नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी उनको। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद साहब। बस हम आपसे सारी कॉन्वर्सेशन में जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों किया है, तो वो समझ नहीं आया हमें। मुझे पता बहुत से लोगों ने तब भी किया हुआ है, ये एक ट्रेंड, ये इट्स कूल। ऑनेस्टली अगर कोई और रीजनिंग ना हो ना, इट इज़ अ कूल थिंग टू डू, तो लिहाजा शायद इसीलिए। वैसे एक अकाउंट जो कि फॉलो करना चाहिए खान साहब को वो है @GeoNews उर्दू, क्योंकि उसमें बगैर लगी लिपटे आपको हकाइक पहुंचाए जाएंगे और वो हकाइक आप मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। @Geo पाकिस्तान में भी कोई ऐसी कोई बुराई नहीं है, उसमें तो आप ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और एंटरटेन भी होंगे आप हमें देख के। अभी हमने आपको बताना है कि बरतानिया दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का बाकायदा एक्चुअली अमल शुरू हो गया है। कोरोना की आलमगीर वबा के खिलाफ जारी जंग में ये बहुत ही अहम मोड़ है। इट इज़ हिस्टोरिकल। अमरीकी कंपनी फाइजर और जर्मनी की कंपनी है बायोनटेक, इनके एक इश्तराक से बनने वाली इस वैक्सीन की सबसे पहली डोज शुमाली आयरलैंड की एक 90 साल की खातून को लगाई गई। ये बड़ी एक सिंबॉलिक चीज़ है बाय द वे कि 90 साल की खातून जो कि काफ़ी दुनिया में मशहूर भी होगी, और डिसाइड यही किया गया है कि पहले जो उनकी सीनियर सिटीजन्स की पॉपुलेशन है उनको लगाई जाएगी ये वैक्सीन, और उस तरह फिर ये नीचे की तरफ आएंगे हेल्थ वर्कर्स को और सीनियर सिटीजन्स जो ज़्यादा जो है वल्नरेबल हैं डेफिनेटली। अच्छा जी, इसी पे हम जरा बात भी करेंगे मज़ीद, और बात करेंगे क्या, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, एक दफ़ा आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह वैक्सीन जो है कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर के शुरू में सेकंड क्वार्टर इज द टर्म दैट हैज़ बीन यूज्ड, तो तब तक आ जाएगी। अच्छा जी, लंदन से ब्यूरो चीफ इंजीनियर न्यूज़ के मुर्तज़ा अली शाह ने हमने कुछ देर पहले बात की थी और उनसे पूछा कि बरतानिया में कोरोना वैक्सीन लाने का आगाज़ कर दिया गया है, आवाम कितने पुरुम्मीद हैं, कब तक इस वबा से छुटकारा मिल जाएगा, तो दिस इज़ व्हाट ही हैड टू रिपोर्ट। बरतानिया में कोविड-19 वैक्सीन कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया और इसको एक बहुत बड़े इनकलाबी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। तकरीबन 8 लाख वैक्सीन बेल्जियम से बरतानिया ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, और इसको तकरीबन जो सिर्फ पहले दिन जो कैंपेन के आगाज़ पर 5000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई हैं, और सबसे पहले एक 91 ईयर ओल्ड खातून थी मार्गरेट किनन, उनको ये वैक्सीन दी गई। उसके बाद एक 81 ईयर ओल्ड एक शख्स हैं
वारिकशायर से जिनका ताल्लुक और विलियम शेक्सपियर उनका नाम था, उनको ये वैक्सीन दी गई। चूँकि ये दोनों जो जिनको वैक्सीन दी गई ये उस कैटेगरी में आते हैं जिसको प्रायोरिटी लिस्ट कहा जा रहा है, यानी 80 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको कैटेगरी 1 में रखा गया है कि उनको वैक्सीन दी जाएगी। चूँकि उनकी इम्यून सिस्टम वीक होता है, लिहाजा उनको सबसे पहले इस कैटेगरी में इस एज के लोगों को दी जाएगी। उसके बाद जो मुख्तलिफ केयर होम्स हैं जहाँ पर जो बूढ़े लोग रहते हैं, वहाँ उनकी जो केयर पर, जो निगहदाश्त पर, जो वहाँ पर जो स्टाफ है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। हुकूमत का ये ख्याल है कि जो 8 लाख जो वैक्सीन हैं वो तकरीबन 4 लाख लोगों को दी जाएंगी। और ये वो कैटेगरी है, चूँकि इसमें जो 4 लाख लोग जिनको दी जाएंगी वो पर पर्सन 2 डोजेज़ बनती हैं, यानी 8 लाख जो वैक्सीन हैं वो 4 लाख लोगों को दी जाएंगी। इसमें जो बरतानवी हुकूमत है उन्होंने जो ब्रिटिश आर्मी है उसकी खिदमत ऑलरेडी लेना शुरू कर दी हैं, जिसको बेल्जियम से यहाँ पर जो आर्मी के जो जहाज़ हैं उनमें वैक्सीन को लाया जाएगा। और जो यहाँ पर बरतानवी आर्मी की जो फैसिलिटीज़ हैं इस पर्पज़ के लिए उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो होपफुली हमारे पास भी वो जल्द दिन आए। विलियम शेक्सपियर को वो लोग वैक्सीन लगा के जिंदा कर रहे हैं, आप ये नहीं सुना था? जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हो कि पाकिस्तान में भी पहली डोज लग चुकी है वैक्सीन की, मेरा ख्याल है जिनको हो गया उनको तो जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान में लग गई है पहले? नहीं, हम ये रिपोर्ट करना चाहते हैं, जल्द वो दिन आए। वी कांट वेट कि इंशाल्लाह ये हो। अगले साल से बड़ी उम्मीदें लगा के हमने रखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा इंशाल्लाह वंस अगेन। और हम तो आपसे मिलेंगे कल। See you tomorrow. Have a great day. मास्क पहनिएगा, हाथों को साफ रखिएगा।